गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम आपका बायोमॉलिक्यूल्स 12th क्लास के लिए जो यूनिट है वो पढ़ रहे हैं। हमने न्यूक्लिक एसिड्स के का बेसिक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ा था। नाउ आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स। न्यूक्लिक एसिड्स का स्ट्रक्चर क्या है, न्यूक्लिक एसिड्स क्या हैं, मेनली डीएनए एंड आरएनए। हमने उसके उनके जो बेसिक कंपोनेंट्स हैं जैसे न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लियोसाइड्स, उसके बारे में पढ़ा था। नाउ हम चलते हैं किस पे, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड। तो देखो स्ट्रक्चर जो है न्यूक्लिक एसिड्स का, हम प्राइमरी स्ट्रक्चर और सेकेंडरी स्ट्रक्चर में इसको डिस्कस करेंगे। देखो प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या होता है, मैंने आपको बोला था कि जो डीएनए है या आरएनए है उसमें ये ऐसे ऐसे यूनिट जुड़े होते हैं जिनको आप बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स, वो न्यूक्लियोटाइड्स किसके बने होते हैं? एक उसमें होता है आपका शुगर, पेंटोज शुगर, इसके अलावा फॉस्फेट ग्रुप प्लस नाइट्रोजनस बेस, ये तीनों मिला के आपका क्या बनाते हैं, एक न्यूक्लियोटाइड। तो क्या बनाएंगे, ये न्यूक्लियोटाइड। अब कैसे जुड़ते हैं, ये कैसे होता है सब कुछ, देखो क्या लिखा हुआ है। द न्यूक्लिक एसिड्स आर फॉर्म्ड बाय द कम्बिनेशन ऑफ थाउजेंड्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स विद द एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। मतलब एक न्यूक्लियोटाइड बना, फिर दूसरा न्यूक्लियोटाइड बना, फिर ये कंबाइन होंगे आपस में, ये कंबाइन होंगे आपस में, और यहाँ से क्या निकलेगा, वाटर का मॉलिक्यूल निकलेगा। देखो बेसिक क्या होता है, सबसे पहले आपका एक पेंटोज शुगर होगा, उसके साथ नाइट्रोजनस बेस लगी होगी, ये आपका बन जाता है न्यूक्लियोसाइड जिसको आप बोलते हैं, पेंटोज शुगर और नाइट्रोजनस बेस। इसी तरह से पेंटोज शुगर एंड नाइट्रोजनस बेस। तो ये जो आपस में ये यूनिट जुड़े होंगे, ये किससे जुड़े होंगे, फास्फोरिक एसिड से या फॉस्फेट ग्रुप से। तो ऐसे ही ये चेन बनती जाएगी, ऊपर भी और नीचे भी। तो इस पूरे यूनिट को आप न्यूक्लियोटाइड बोलेंगे, इन तीनों चीज़ों को। और जब ये जुड़ेंगे आपस में तो क्या निकलेगा, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा, वाटर मॉलिक्यूल की रिमूवल होगी। ड्यूरिंग पॉलीमराइजेशन द C5 of CH2OH of nucleotide polymerizes with the phosphoric acid group present at C3 of the other nucleotide to form a long nucleotide chain। देखो क्या बोल रहा है, हम इसको देखते हैं। देखो ये वाला एक पूरा न्यूक्लियोटाइड है, ये जो है आपका, ये पेंटोज शुगर है, ये शुगर है। और ये जो है आपका, मैंने जब आपका स्ट्रक्चर देखा था, बताया था, तो ये है आपका वो 5वां कार्बन एटम। 1 डैश आपको पता है, हम यहाँ से शुरू करते हैं, 1 डैश, ये 2 डैश, ये वाला आ गया 3 डैश, 4 डैश, और ये जो CH2 है ये 5 डैश। तो कहता है इसका 5 डैश, ठीक है। उस तरह से चलो हम यहाँ पे इसको देखते हैं। मतलब ये वाला जो CH2 है ये क्या, कौन सा कार्बन है, ये है 5 कार्बन या 5 डैश कार्बन। ये किसके साथ जुड़ा है, ये फॉस्फेट ग्रुप के साथ जुड़ा है। तो CH2 लास्ट पे एक बच गया था, CH2OH, ये CH2OH ये किसके साथ जुड़ा है, ये वाला कार्बन फॉस्फेट के साथ, थ्रू ओ फॉस्फेट के साथ जुड़ा है। और ये वाला फॉस्फेट के आगे किसके साथ जुड़ा है, 3 डैश के साथ, ऊपर वाले किसके साथ, 3 डैश के साथ। दिख रहा होगा आपको, ये देखो, ये वाला है 5 डैश, ये वाला है आपका 5 डैश, और ये किसके साथ जुड़ा है, फॉस्फेट के साथ। और फॉस्फेट फिर किससे जुड़ा है, इस वाले कार्बन से जो है 3 डैश। तो ये इसके कहने का यही मतलब है। इसमें क्या लिखा हुआ है कि ड्यूरिंग पॉलीमराइजेशन द कार्बन 5 ऑफ CH2OH, जो ये 5 डैश है या 5 है, ऑफ द न्यूक्लियोटाइड पॉलीमराइजेज विद द फॉस्फोरिक एसिड। पहले वो कार्बन किसके साथ जुड़ता है, फॉस्फोरिक एसिड के साथ। वो जो ग्रुप है प्रेजेंट एट C3 ऑफ द अदर न्यूक्लियोटाइड, और वो जो फॉस्फेट ग्रुप है आगे किसके साथ जुड़ा है, 3 के साथ, C3 के साथ, टू फॉर्म अ लॉन्ग न्यूक्लियोटाइड चेन। इसी तरह से चेन बनती जाती है। दस द बैकबोन ऑफ द न्यूक्लिक एसिड। देखो मैं आपको बना के दिखाता हूँ। देखो ये है आपका जो शुगर है एक, ये है आपका एक शुगर, ये इसमें ग्रुप्स लगे हुए हैं, HOH जो भी है, ठीक। ये आपका फर्स्ट कार्बन है, दूसरा कार्बन है, तीसरा कार्बन है, चौथा कार्बन है, और यहाँ पे आपका आता है CH2OH जो 5वां कार्बन है आपका, CH2OH। अब इस OH और फॉस्फेट का जो, फास्फोरिक एसिड का जो OH, फास्फोरिक एसिड में क्या होता है, OH ऐसे डबल बॉन्ड O, OH और OH ऐसे होता है OH।
तो इसका OH और इसका यहाँ से क्या निकलता है, वाटर मॉलिक्यूल निकलता है, वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है। तो ये O किसके साथ जुड़ेगा, डायरेक्टली P के साथ। तो ये मतलब इसका 5' जुड़ गया किसके, फास्फेट के साथ। और ये OH जो है, ये वाला OH, ये वाला OH, ये ऊपर वाले शुगर के 3' से जुड़ जाता है। ये 1 है, 2 है, ये 3 है। तो ये OH किसके साथ जुड़ता है, इसके 3' के साथ। इसलिए बोल रहा है कि इसका 5' और ऊपर वाले का 3' जुड़ते हैं और एक आपकी पॉलीमर चेन जो है वो बनाते हैं। Thus the backbone of the nucleic acid consists of alternative sugar phosphate residue. Each sugar on this backbone is further connected to the one of the 4 nitrogenous bases. इसलिए क्या होता है, इस तरह से शुगर वो जुड़ जाता है फास्फेट के साथ, फिर वो आगे किसके साथ, शुगर, फिर आगे फास्फेट के साथ। तो इस तरह से शुगर फास्फेट बैकबोन बन जाती है। और हर एक शुगर जो है आगे किसके साथ जुड़ा होता है, फर्दर नाइट्रोजनस बेस के साथ, चाहे वो प्यूरिन हो या पिरिमिडिन हो। इस तरह से एक चेन आपकी पूरी बन जाती है, बैकबोन उसकी बन जाती है। Then the sequence in which the 4 nitrogenous bases are attached to the sugar phosphate backbone of the nucleotide chain is called the primary structure of the nucleic acid. देखो इसमें सारा कॉमन क्या है, ये शुगर फास्फेट तो सब में, सिर्फ वेरी कहाँ होगा, नाइट्रोजनस बेस। कहीं पे एडेनिन लगा होगा, तो कहीं पे गॉनिन लगा होगा, तो कहीं साइटोसिन, थाइमिन, यूरासिल लगा होगा, है ना। तो ये जो सीक्वेंस है किसका, नाइट्रोजनस, ये तो सारे सेम ही होंगे, शुगर फास्फेट, सिर्फ इन नाइट्रोजनस बेसिस जो हैं वो डिफरेंट होंगे। तो इस सीक्वेंस को आप बोलते हैं, नाइट्रोजनस बेसिस के सीक्वेंस को आप बोलते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ DNA या प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड। दैट्स ऑल अबाउट द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड। स्ट्रक्चर अगर आप देखना चाहें तो इस टाइप का है ये, ठीक है। देखो ये यहाँ पे शुगर है, ये वाला पार्ट शुगर है, इसका 5' कार्बन पहले फास्फेट के साथ जुड़ा है और फास्फेट फिर 3' कार्बन के साथ जुड़ा है। यहाँ पे इसका 5' इसके 3' के साथ, इसका 5' इसके 3'। तो ऐसे शुगर फास्फेट ग्रुप बनते गए। और हर एक शुगर जो है किसके साथ जुड़ा है, नाइट्रोजनस बेस के साथ, 1 पे, फर्स्ट पोजीशन पे। हर एक शुगर का जो 1 है ना, 1' या 1, देखो 1, ये 1, ये 1, इस 1 के साथ क्या जुड़ी है, नाइट्रोजनस बेस। वो चाहे प्यूरिन भी हो सकती है, पिरिमिडिन भी हो सकती है। प्यूरिन का मतलब होता है डबल रिंग स्ट्रक्चर और पिरिमिडिन मतलब सिंगल रिंग। प्यूरिन में देखा आपने एडेनिन हो सकता है, गॉनिन हो सकता है, और पिरिमिडिन में साइटोसिन, थाइमिन, या अगर RNA होगा तो यूरासिल भी हो सकता है। आप डिटेल में इसके स्ट्रक्चर को प्रैक्टिस करेंगे तो 1-2 बार आप बनाएंगे तो इतना भी यूनिट अगर आप बनाते हैं, ये यूनिट भी आप बनाते हैं, तो आपको पूरा DNA का स्ट्रक्चर जो है वो समझ आ जाएगा। चलते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर पे। बिफोर डिस्कसिंग द सेकेंडरी स्ट्रक्चर वी मस्ट नो चरगॉफ रूल। सेकेंडरी स्ट्रक्चर से पहले हम देखते हैं चरगॉफ रूल क्या है। इट वॉज डिस्कवर्ड बाई ई चरगॉफ दैट द बेस, करगॉफ भी बोल सकते हैं, करगॉफ रूल, बेस कंपोजिशन इन DNA वेरीज फ्रॉम वन स्पीशीज टू अनदर, but in cases the amount of adenine was equal to that of the thymine and that of the cytosine was equal to that of the guanine। कहता है कि अलग अलग स्पीशीज में, जैसे ह्यूमंस हैं या डॉग हैं या हॉर्स है, कुछ भी है, तो हर एक स्पीशीज में जो है वो न्यूक्लियोटाइड का जो कंपोजिशन है बेसिस की, वो वेरी कर सकती है। बेस कंपोजिशन इन DNA वेरीज, बेस कंपोजिशन। अब मान लो हम में एडेनिन है, फिर आपका साइटोसिन है, गॉनिन है, थाइमिन है, तो हॉर्स में हो सकता है पहले साइटोसिन हो, गॉनिन हो, एडेनिन, वेरी कर सकता है, ऊपर नीचे हो सकते हैं। तो हॉर्स में भी DNA, हम में भी DNA, तो बट उनके ये नाइट्रोजनस बेसिस कहाँ कहाँ हैं वो वेरी कर सकते हैं। बट ओवरऑल एक स्पीशीज में, जैसे ह्यूमंस में, ये अमाउंट ऑफ एडेनिन वाज इक्वल टू दैट ऑफ द थाइमिन। ये देखा गया कि एडेनिन जितना है उतना ही थाइमिन भी है। एडेनिन आपका प्यूरिन है, डबल रिंग, और थाइमिन आपका पिरिमिडिन है, सिंगल रिंग। तो जितना एडेनिन है उतना ही थाइमिन भी, और जितना गॉनिन है उतना ही साइटोसिन भी है।
ठीक है, ये आपका करगाफ रूल जो है वो बोलता है कि एडेनिन जो है बराबर है थाइमीन के और साइटोसिन जो बराबर है वो गुआनिन के। In other words, the total amount of purine is considerably equal to the total amount of the pyrimidine. तो एडेनिन और गुआनिन है प्यूरिन, साइटोसिन थाइमीन है pyrimidine, तो ये दोनों बराबर है। However, the ATGC रेशियो डिफर्ड कंसिडरेबली बिटवीन द डिफरेंट स्पीशीज। हाँ, ATGC रेशियो अलग हो सकती है, कि ज़रूरी नहीं है कि मान लो जैसे अगर मतलब हमेशा जब आपकी शुगर फॉस्फेट शुगर फॉस्फेट शुगर ये जो बन गई चेन, और उसके बाद हर एक शुगर के साथ क्या लगा हुआ है, नाइट्रोजनस बेस। मान लो एडेनिन लगा हुआ है, उसके अपोजिट में हमेशा थाइमीन लगा होगा, और गुआनिन अगर लगा है उसके अपोजिट में हमेशा साइटोसिन लगा होगा। एडेनिन के अपोजिट में थाइमीन और गुआनिन के अपोजिट में साइटोसिन। इसीलिए जितना एडेनिन होगा उतना ही थाइमीन भी होगा। अगर 5 एडेनिन होंगे तो 5 ये जुड़ता ही है, एडेनिन हमेशा थाइमीन के साथ ही जुड़ेगा और गुआनिन हमेशा साइटोसिन के साथ ही जुड़ेगा थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड्स। इसलिए अगर 5 एडेनिन होंगे तो 5 थाइमीन भी होंगे, अगर 5 गुआनिन होंगे तो 5 साइटोसिन भी होंगे। तो इसलिए इनका अमाउंट जो है वो बराबर रहता है। हाँ, वेरी कर सकता है कि ये एडेनिन थाइमीन जो ग्रुप है मान लो वो 5 हो और गुआनिन साइटोसिन जो है वो 10 हो, तो 80 एडेनिन थाइमीन और GC रेशो जो है वो वेरी कर सकती है। बट जितना एडेनिन होगा उतना ही थाइमीन होगा, जितना गुआनिन होगा उतना ही साइटोसिन होगा। फॉर एग्जाम्पल रेशो 1.52 इन मैन वाइल ई कोलाई में 0.93 है। ATGC रेशो आदमी में कितनी है, 1.52। अब मॉडल किसने दिया? In 1953, Watson, J.D. Watson, F.H.C. Crick, and Wilkins, from their X-ray studies, proposed a double helical structure of DNA. डबल स्ट्रक्चर है। हम अभी तक पढ़ रहे थे ना कि एक चेन ऐसे है और यहाँ पे नाइट्रोजनस बेसिस जो हैं वो लगी हुई हैं, मगर ये जो वाटसन क्रिक ने बोला कि एक चेन ऐसे और दूसरी चेन ऐसे, 2 चेनें हैं इसमें, शुगर फॉस्फेट ऐसे भी और ऊपर से नीचे भी, और बीच में नाइट्रोजनस बेसिस जो हैं दोनों की वो आपस में कनेक्टेड है। इसकी नाइट्रोजनस बेस, इसकी नाइट्रोजनस बेस, ऐसे इसकी उनमें क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो 2 चेन है यहाँ पे, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है DNA का। वाटसन एंड क्रिक मॉडल भी इसको बोलते हैं, और इनको 1962 का नोबेल प्राइज भी मिला है इस स्टडी के लिए, DNA के स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करने के। द मॉडल नॉट ओनली एक्सप्लेन द बेस ऑफ ATGC बट अदर इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज सच एज रेप्लिकेशन ऑफ DNA। इस मॉडल से आप क्या निकाल सकते हैं कि A बराबर क्यों है T के और G बराबर क्यों है C के, ये पता चल जाता है। अब खाली ये नहीं पता चलता है, उसके जो DNA के बाकी प्रोसेस हैं जैसे रेप्लिकेशन वगैरह वो कैसे होती है वो भी पता चलती है। इसको आप सेकेंडरी स्ट्रक्चर बोलते हैं। जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है इसको सेकेंडरी स्ट्रक्चर बोलते हैं। 1953 में ये स्ट्रक्चर जो है दिया और 1962 में इनको नोबेल प्राइज मिला इसके लिए। According to this model, DNA consists of 2 right-handed polynucleotide strands or chains. 2 चेन्स हैं इसमें, पॉलीन्यूक्लियोटाइड 2 चेन्स हैं। कहने का मतलब शुगर फॉस्फेट शुगर फॉस्फेट शुगर फॉस्फेट, एक चेन बन गई और हर शुगर के साथ लगी है नाइट्रोजनस बेस नाइट्रोजनस बेस नाइट्रोजनस बेस। ये एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। तो दूसरी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन भी ऐसे ही है, शुगर फॉस्फेट शुगर फॉस्फेट शुगर फॉस्फेट शुगर, ऐसे ही दूसरी चेन भी है, और हर उस शुगर के साथ भी क्या लगी है, नाइट्रोजनस बेस नाइट्रोजन डबल पॉलीन्यूक्लियोटाइड, और वो नाइट्रोजनस बेसिस आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ी हुई हैं। फ़र्क इसमें इतना है कि ये चेन जो है ना वो ऊपर के लिए डायरेक्ट होती है और ये वाली जो है ना अपोजिट होती है, ऊपर से नीचे के लिए अपोजिट डायरेक्शन में चल रही होती हैं ये दोनों चेन्स। राइट हैंडेड पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड्स हैं, 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स। दीज स्ट्रैंड्स रन इन द अपोजिट डायरेक्शन, दैट इज फ्री फॉस्फेट रेजिड्यूज एट 3-5' position of the 2 strands lie on the opposite side of the alpha helix, giving a double helix structure of
डीएनए। ये दोनों चेन जो है ना वो अपोजिट में चलती हैं। अपोजिट देखो कैसे, ये अब जैसे ये शुगर में बनाऊंगा ऐसे, तो यहाँ पे क्या होगा CH2 5 डैश वाला और फॉस्फेट लगा होगा ना, तो इसको मैं बोलूँगा जो 5 डैश एंड है, ये 5 डैश। फिर ऐसे ही ऐसे नीचे नीचे जो नीचे वाला होगा उसमें कौन सा एंड खाली होगा, एक मिनट मैं इसको थोड़ा सा अलग से बनाता हूँ। देखो जो सबसे ऊपर वाला होगा, ऊपर वाली चेन का जो शुगर होगा उसमें लगा होगा CH2 और लगा होगा O फॉस्फेट, तो ये वाला कौन सा एंड है 5 डैश। और इस तरह से चेन आगे आगे लास्ट वाला जो होगा शुगर, उसका जो एंड खाली होगा वो कौन सा होगा 3 डैश वाला। तो ये जो चेन है ये चल रही है किसमें 3 डैश 5 डैश डायरेक्शन में, और इसमें जो अपोजिट चेन आ रही होगी यहाँ से नीचे के लिए वो चल रही होगी फिर ऊपर उसका 3 डैश होगा, और नहीं मतलब जो शुगर होंगे वो ऐसे होंगे इस डायरेक्शन में, ये नीचे के लिए पॉइंटिंग। तो इसमें यहाँ पे इसका 1 2 और 3, यहाँ पे ये वाला एंड खाली होगा, और ऐसे ही ये आगे न्यूक्लियोटाइड, तो जो लास्ट वाला शुगर होगा ये उसका यहाँ पे ये 5 डैश CH2, ये CH2 5 डैश वाला होगा। तो ये चल रहा होगा 3 डैश 5 डैश में, ये चल रहा है 3 डैश 5 डैश नीचे से ऊपर, वो चल रहा है ऊपर से 5 डैश 3 डैश, अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा होगा। वाटसन एंड क्रिक मॉडल। द बैकबोन ऑफ ईच स्ट्रैंड consists of sugar phosphate unit and the base units of each strand are pointed into the interior of a helix। कहता है कि बाहर जो होगा वो शुगर फॉस्फेट शुगर फॉस्फेट शुगर ये चेन होगी, और इस तरफ भी होगी वही फॉस्फेट शुगर ये चेन होगी, ये ऊपर के लिए जा रही होगी नीचे के लिए। तो जो नाइट्रोजनस बेसिस हों वो इंटर में होंगी, अंदर के लिए डायरेक्ट होंगी, बाहर से होंगी चेन, और जो बेसिस होंगी वो अंदर होंगी। फॉस्फेट यूनिट एंड द बेस यूनिट, बेसिस जो हैं स्ट्रैंड आर पॉइंटेड इनटू द इंटीरियर ऑफ द हेलिक्स। द बेस पेयर्स ऑफ 2 स्ट्रैंड्स आर लिंक्ड टुगेदर थ्रू द हाइड्रोजन बॉन्ड्स। और जो बेस पेयर जुड़े होंगे किससे जुड़े होंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े होंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े होंगे। Specific sequence है in a critical point in the Watson-Crick model is that hydrogen bonding can occur between specific bases. A purine base of one strand is always paired with the pyrimidine base of the other strand। देखो उसके बीच में जगह ही उतनी है कि उसमें 3 रिंग्स पहुंच सकती हैं, 4 नहीं पहुंच सकती। इसलिए अगर एक तरफ प्यूरिन लगा होगा तो दूसरी तरफ पिरिमिडिन लगा होगा, मतलब अगर एक तरफ 2 रिंग्स लगी होंगी तो एक तरफ 1 लगी होगी, 3 ही रिंग्स की जगह है बीच में। यानी कि 2 यहाँ भी प्यूरिन और यहाँ भी प्यूरिन लगी होगी, नहीं, या पिरिमिडीन 2 नहीं, एक तरफ 2 और एक तरफ 1 लगी होगी। अब कौन कौन सी लगी होंगी, अगर एक तरफ एडनीन लगी होगी तो हमेशा दूसरी तरफ थाइमीन लगा होगा, अगर एक तरफ गोनिन लगा होगा तो दूसरी तरफ साइटोसिन लगा होगा, और ये दोनों आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े होंगे। और ये भी आपने याद रखना है, एडनीन और थाइमीन में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, गोनिन और साइटोसिन में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, इसमें 2 और इसमें 3। Because the size of the geometries of the bases, the only possible pairing in the DNA are between guanine and cytosine through 3 hydrogen bonds and between adenine and thymine through 2 hydrogen bonds। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, क्या बोल रहा है। The 2 strands of the double helix are complementary and not identical, since the base sequence of one strand automatically fixes that of the other due to the above base pairing principle। तो कहता है ये complementary हैं एक दूसरे के, आइडेंटिकल नहीं है, एक जैसे नहीं है। इस सीक्वेंस, इस चेन का जो सीक्वेंस है वो डिपेंड करेगा कि इस चेन का क्या सीक्वेंस है, क्योंकि इसमें अगर नाइट्रोजन बेस एडनीन लगी होगी तो इसमें हमेशा थाइमीन लगी होगी, इसमें गोनिन लगी होगी तो इसमें साइटोसिन लगी होगी। तो इसका सीक्वेंस जो है वो डिपेंड करेगा इस पे। ये दोनों कंप्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स हैं, एक दूसरे की डिपेंड करती हैं एक दूसरे पे।
द पेयर्ड बेसेस आर स्टेक्ड टुगेदर वन above or below the other and the distance between any two adjacent base pairs is 3.4 angstrom. Paired bases are stacked together one above or below the other and the distance between any two adjacent pairs is 3.4 angstrom. क्या बोल रहा है, ऐसे मतलब एक पेयर ऐसे जुड़ा होगा, नाइट्रोजनस बेसिस ऐसे जुड़े होंगे, मान लो जैसे मैं बोलता हूँ ये एडेनिन और थाइमीन डबल बॉन्ड से जुड़े, इसके नीचे आएगा गोनिन और साइटोसिन, फिर आएगा आपका थाइमीन और एडेनिन ऐसे जुड़े होंगे। तो कहता है इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा ना बेसिस के बीच का, वो होगा 3.4 एंगस्ट्रॉम का। 3.4 एंगस्ट्रॉम का डिस्टेंस होगा हर बेस के ऊपर। वो स्टेक्ड होंगे एक दूसरे के ऊपर, पाइल ढेर पड़ा होगा, एक ये एडेनिन ऐसे ऐसे जुड़े होंगे, एडेनिन थाइमीन हो गया, फिर थाइमीन एडेनिन हो गया, गोनिन साइटोसिन हो गया, साइटोसिन गोनिन हो गया, ऐसे। तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 3.4 एंगस्ट्रॉम है। Further, it has been found that the distance between two successive turns of the helix is 34 angstrom, suggesting that there are 10 base pairs each. और जो डीएनए का स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल ऐसा नहीं है लेडर शेप का, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, वो हेलिक्स है, हेलिक्स घूम रहा है ऐसे ऐसे, ये हेलिक्स है वो। तो ये वाला स्ट्रक्चर है उसका, ये वाला देखो, ये हेलिकल स्ट्रक्चर है। ये दो स्ट्रैंड जो है ना वो आपस में क्वाइल्ड हैं, ऐसे क्वाइल्ड हैं, आपस में चल रही हैं, ठीक है। और देखो ये एक मान लो ऐसे, ये एक चेन है, ऐसे बनाएंगे, और दूसरी जो है ना वो पैरेलल चलाएंगे इसके लगभग ऐसे, ठीक है। ये दो चेन्स और आपस में कैसे जुड़े हैं, ये नाइट्रोजनस बेसिस से। और इनके बीच, हर बेस के बीच का डिस्टेंस कितना, 3.4 एंगस्ट्रॉम। और बोलता है कि एक टर्न का कितना डिस्टेंस, देखो इसका जो ऐसे डायमीटर देखेंगे ना अगर, तो वो आएगा 20 एंगस्ट्रॉम का, ऐसे वाइड विड्थ में 20 एंगस्ट्रॉम। और अगर ऊपर नीचे देखते हैं, देखो ये एक टर्न है, फिर ये दूसरा टर्न, इस टर्न और इस टर्न के बीच का डिस्टेंस कितना है, 34 एंगस्ट्रॉम, 34 एंगस्ट्रॉम। इसका, इस नाइट्रोजनस बेस और इस नाइट्रोजनस बेस का डिस्टेंस कितना है, 3.4 एंगस्ट्रॉम का। तो इसका मतलब एक टर्न से लेकर दूसरे टर्न तक कितने वो आएंगे बेस पेयर्स, 10। कितने बेस पेयर्स आएंगे, 10। देखो इस टर्न से लेकर इस टर्न तक डिस्टेंस है 34 एंगस्ट्रॉम, और इस टर्न से लेकर इस टर्न से कितने बेस पेयर्स आएंगे फिर, 10, क्योंकि दो बेस पेयर्स का डिस्टेंस है 3.4 एंगस्ट्रॉम, तो ये आपके 10 पेयर्स आएंगे। द डायमीटर ऑफ द हेलिक्स इज अबाउट 20 एंगस्ट्रॉम। डायमीटर कितना है, 20 ऐसे चौड़ाई में, विड्थ कितनी है उसकी, 20 एंगस्ट्रॉम। ऑन हीटिंग द टू स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, दिस इज कॉल्ड मेल्टिंग। अगर आप डीएनए को हीट करते हैं तो वो जो दो स्ट्रैंड्स हैं वो एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, उसको आप बोलते हैं मेल्टिंग प्रोसेस को, इस प्रोसेस को बोलते हैं मेल्टिंग। हाउएवर ऑन कूलिंग दीज अगेन हाइब्रिडाइज, तो वो ठंडा होगा, टेम्परेचर कम होगा तो वो दोबारा जुड़ जाएंगे आपस में, दिस इज कॉल्ड एनीलिंग। तो जब अगर वो खुल गए उसको आप बोलेंगे मेल्टिंग, और जब वो जुड़ गए उसको आप बोलेंगे एनीलिंग। The temperature at which the two strands separate completely is called the melting temperature, and which is specific of each specific sequence like DNA, RNA has a single strand. Unlike DNA, RNA has a single strand. कहता है कि वो जो टेम्परेचर है वो फिक्स है, ऐसा नहीं है कि वो किसी एक स्पीशीज़ के लिए, किसी एक डीएनए के लिए वो टेम्परेचर फिक्स है कि मान लो 50 डिग्री पे वो सेपरेट हो जाएगा, उसको आप बोलेंगे मेल्टिंग टेम्परेचर, ठीक है। अब बात कर रहा है कि डीएनए और आरएनए में क्या फ़र्क है, तो आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, सिंगल एक ही स्ट्रैंड होता है उसमें, और डीएनए में डबल स्ट्रैंडेड होते हैं, दो स्ट्रैंड्स होते हैं इसमें। हाँ, इसमें जो आरएनए वही स्ट्रैंड जो है कॉइल भी कर सकता है आपस में। डीएनए में दो चेन्स हैं, ऐसे दो चेन्स हैं,
इधर के लिए जा रही है तो एक इधर के लिए जा रही है। डीएनए में डबल स्ट्रैंडेड है, मगर आरएनए जो है वो सिंगल स्ट्रैंडेड है। सिंगल स्ट्रैंडेड मतलब एक ही स्ट्रैंड है उसमें, हाँ, बट वो स्ट्रैंड क्वाइल हो सकता है, क्वाइल होके उसमें नाइट्रोजनस बेस पेयर्स बन सकते हैं। तो ये फर्क है किसमें, डीएनए और आरएनए। देखते हैं नेक्स्ट क्या है। प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्ट्रक्चर डीएनए आल्सो हैव हायर लेवल स्ट्रक्चर। इसके बिसाइड्स प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्ट्रक्चर के अलावा डीएनए का हायर लेवल स्ट्रक्चर्स भी होते हैं, जैसे टर्शरी स्ट्रक्चर is the higher order structure than the secondary structure, in which large scale folding in a linear polymer occurs and the entire chain is folded into specific three dimensional space। ये जो डीएनए बना ना, ऐसे देखो, ये तो आ गया था इसका, ये ऐसे है, ये ऐसे आ गया और ये दूसरी चेन इसके साथ साथ चल रही है, यह बन गया डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। कहता है कि ये तो आ गया सेकेंडरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या है, सिर्फ उसका सीक्वेंस, वो आ गया प्राइमरी स्ट्रक्चर। जब ये ऐसे हेलिकल फॉर्म में आ जाता है तो ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर, तो वाटसन एंड क्रिक ने दिया। कहता है कि उसके बाद ये बहुत सारे ऐसे स्ट्रैंड्स जो हैं करके थ्री क्वाइल करके आपस में थ्री डायमेंशनल कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं। इसको आप टर्शरी स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टर्शरी स्ट्रक्चर। इट रेफर्स टू इंटरेक्शन ऑफ द न्यूक्लिक एसिड्स विद अदर मॉलिक्यूल्स। अदर मॉलिक्यूल देखो, डीएनए न्यूक्लिक एसिड्स में दूसरे मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, ग्लूकोज हो सकता है, आपका लिपिड्स हो सकते हैं। द मोस्ट कॉमनली सीन फॉर्म ऑफ हायर लेवल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड इज सीन इन द फॉर्म ऑफ क्रोमेटिन विच लेड्स टू द इंटरेक्शन विद द स्मॉल प्रोटीन हिस्टोन्स। जैसे न्यूक्लिक एसिड का इंटरेक्शन हो गया है प्रोटीन्स के साथ, प्रोटीन्स के साथ इंटरेक्शन हो गया तो एक कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बन जाता है। ऑल्सो द क्वाटरनरी स्ट्रक्चर भी होता है इसमें। प्राइमरी सेकेंडरी तो छोड़ें, टर्शरी और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर भी होता है इसमें। टर्शरी स्ट्रक्चर क्या है कि वो हाईली क्वाइल हो जाता है डीएनए और थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाता है, और उसके साथ इसमें दूसरे चीज़ें भी हो सकती हैं, लाइक प्रोटीन्स हो सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हो सकते हैं। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर क्या है, रेफर्स टू द इंटरेक्शन बिटवीन द सेपरेट आरएनए यूनिट्स इन द राइबोसोम्स आर स्प्लाइसियोसोम। Such structure explain as how 4 meters of DNA can be accommodated inside a single cell। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में क्या बोल रहा है कि आरएनए यूनिट्स इन द राइबोसोम्स, मेनली ये इसमें एग्जांपल लिखी हुई है कि राइबोसोम्स में आरएनए के सेपरेट यूनिट्स, अलग अलग यूनिट्स कैसे जुड़े होते हैं, वो एग्जांपल है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर की। बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा वो आपस में छोटे छोटे यूनिट जो हैं वो क्वाइल करके कम्पैक्ट फॉर्म में रहते हैं, उसको आप बोलते हैं क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। और ये आपको क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बताता है कि 4 मीटर का डीएनए कैसे एक सिंगल सेल में जो है एकोमोडेट हो सकता है। सेल के न्यूक्लियस में होता है क्रोमोसोम या डीएनए जिसको आप बोलते हैं, तो उसकी लेंथ कितनी होती है, लगभग 4 मीटर। 4 मीटर, तो 4 मीटर का डीएनए एक सेल के अंदर कैसे रहेगा, उस बहुत ही क्वाइल्ड स्ट्रक्चर में रहेगा, बहुत ही कम्पैक्ट स्ट्रक्चर में रहेगा। उस स्ट्रक्चर का अब एक्सप्लेन कर सकते हैं किससे, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर की टर्म्स। तो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स। प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या है, वो सिंपल जो आपका सीक्वेंस है उसको आप प्राइमरी स्ट्रक्चर बोलते हैं। सीक्वेंस किसका, नाइट्रोजनस बेसिस का। सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या है, जब वो बेसिस जो हैं करगाफ रूल की बेस पे आप कर सकते हैं कि नाइट्रोजन जितना एडनीन है उतना ही गॉनिन, मतलब जितने प्यूरिन्स उतने पिरिमिडिन्स। फिर धीरे धीरे आप बोल सकते हैं कि मॉडल किसने दिया, वाटसन क्रिक ने दिया, डबल स्टैंडर्ड है, उसमें जो है वो नाइट्रोजनस बेसिस जुड़े हैं, वो इंटरनल साइड पे होते हैं, ठीक है। एडनीन के साथ हमेशा थाइमीन जुड़ा होता है डबल बॉन्ड से, गॉनिन के साथ साइटोसिन ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड से, ठीक है। तो और बोल सकते हैं कि इनके बीच का आपस का डिस्टेंस 3.4 एंगस्ट्रॉम होता है, इसका डायमीटर 20 एंगस्ट्रॉम होता है, हर टर्न कट के 2 टर्न्स के बीच का डिस्टेंस 34 एंगस्ट्रॉम होता है। तो हर टर्न में 10 नाइट्रोजनस बेस पेयर्स जो है वो आएंगे। और लास्ट पे आप बोल सकते हैं इसके अलावा
टर्शरी और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर भी होते हैं। टर्शरी स्ट्रक्चर कब अराइज होता है, जब वो कॉइल करके या 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाते हैं और दूसरे उनके साथ भी कंबाइन होते हैं, जैसे प्रोटीन के साथ, कार्बोहाइड्रेट्स के साथ, उनके साथ भी कंबाइन होते हैं। और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होता है कि हाईली कॉइल्ड जो स्ट्रक्चर होता है, छोटे छोटे यूनिट, जैसे एग्जांपल आरएनए की हाईली कॉइल्ड जो स्ट्रक्चर होता है उसको आप बोलते हैं क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। एग्जांपल आप बोल सकते हैं आरएनए इन राइबोसोम्स। सो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। आज की वीडियो में इतना ही।